गरीब बहू का अमीर ससुराल में पहला रक्षाबंधन। निहारिका के पिता का छोटी उम्र में ही निधन हो गया था। रघु भी बहुत छोटा होता है, लेकिन कम उम्र में ही रघु अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लेता है। वो ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। वहीं मधुबाला बरसात के मौसम में डंडियों से हाथ से टोकरियां बनाकर बाजार में बेचती होती हैं, लेकिन कई दिनों से उसकी एक भी टोकरी नहीं बिक रही होती और उसे एक भी पैसा नहीं मिल रहा होता। उस दिन भी मधुबाला निराश होकर घर आती है। निहारिका बेटा, इतने दिन हो गए, मेरी एक भी टोकरी कोई नहीं खरीद रहा, एक भी पैसा नहीं मिल रहा। मम्मी, अब राखी का त्योहार आ रहा है, ऐसा करो कि राखियां बनाकर बेचते हैं। मेरे पास कुछ पुरानी राखियों के सितारे भी पड़े हैं। मधुबाला की बात सुनकर निहारिका एक पन्नी उठाकर ले आती है, जिसमें छोटे मोटे पुराने सितारे पड़े होते हैं। वो पिन्नी में रखे सारे सितारे जमीन पर निकाल देती है। देखो मम्मी, मेरे पास कितना कुछ है, मैं अपने हाथों से कलावे पर इन्हीं से राखी बनाऊंगी। निहारिका वहीं जमीन पर बैठकर कलावे को काटने लगती है और उसके अंदर पुराने सितारे और मोती डालने शुरू कर देती है। कई घंटों की मेहनत के बाद निहारिका की बहुत सारी राखियां बनकर तैयार हो जाती हैं। मम्मी, अब कल आप यही राखियां लेकर जाना और मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा बेटा, ठीक है। अगले दिन निहारिका और उसकी मम्मी दोनों राखियां लेकर बाजार में जाती हैं। उनकी एक भी राखी कोई नहीं खरीदता, क्योंकि दिखने में उनकी राखियां बहुत सस्ती लग रही होती हैं। शाम तक दोनों निराश होकर घर वापस आ जाती हैं। मम्मी, मैंने इतनी मेहनत से राखियां बनाई थी, किसी ने भी एक राखी नहीं खरीदी। गरीबों की मेहनत को कोई समझता ही नहीं है। बेटा, आजकल सब लोग महंगी चीजों पर मरते हैं। अगले दिन गांव में पैठ लगी होती है। राखी का सामान, बढ़िया बढ़िया कपड़े और मिठाइयां मिल रही होती हैं। लोग राखियां और दूसरे सामान खरीद रहे होते हैं। हर जगह चकाचौंध होती है। निहारिका अपनी मम्मी के साथ बाजार को देखते हुए जा रही होती है और उसका भी कुछ खरीदने का मन कर रहा होता है। बेटा, अगर ये राखियां बिक गई ना तो हमें पैसे मिल जाएंगे, फिर तू अपने लिए नए कपड़े ले लेना। कोई बात नहीं मम्मी। दोनों शहर वाले बाजार में चले जाते हैं। वहां भी राखी के त्योहार की बहुत चकाचौंध होती है। एक बड़ी राखी की दुकान बनी होती है और उसके बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। निहारिका दुकान को देखकर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो, हम इसी दुकान के बाहर अपनी टोकरी रखकर बैठ जाते हैं। जब कोई बड़ी दुकान पर आएगा तो हमारी भी राखी देख लेगा और खरीद लेगा। तभी दुकान के सामने लंबी लंबी गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं। दुकान का मालिक अपने ग्राहक का स्वागत करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी दुकान के सामने फटे पुराने कपड़ों में एक माँ बेटी बैठी हैं। वो उनकी टोकरी में लात मारता है। अरे हटो यहाँ से, मेरी दुकान के सामने तुम दोनों गरीब आकर बैठ गई हो। इतनी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, मेरे ग्राहक हैं, तुम्हारी वजह से मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। दुकानदार गुस्से में निहारिका और मधुबाला को धक्का देने लगता है। निहारिका का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका मुंह जमीन पर लगने ही वाला होता है कि तभी कमला देवी उसे तुरंत पकड़ लेती हैं। वहीं अर्जुन मधुबाला को पकड़ लेता है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? आंटी जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। कमला देवी गुस्से से दुकान के मालिक की तरफ देखने लगती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? किसी गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। अगर तुम्हारी दुकान इतनी बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुमने ही मेहनत की है। तुम जैसे बदतमीज लोगों की वजह से ही गरीबों को इतनी परेशानी होती है। निहारिका की सारी राखियां जमीन पर बिखरी होती हैं। वो घबराकर एक एक राखी उठाने लगती है। अर्जुन बेटा, ये सारी राखियां उठा लो, एक भी राखी जमीन पर नहीं रहनी चाहिए। अर्जुन तुरंत नीचे बैठ जाता है और एक एक करके सारी राखियां उठाकर वापस टोकरी में रख देता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी राखियां बनाई हैं। ये तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सारी राखियां मैं खरीदूंगी। नहीं मैडम, रहने दीजिए। हमारी ये सस्ती राखियां आपके मतलब की नहीं हैं। अरे नहीं बेटा, ये राखियां सच में बहुत सुंदर हैं। इन राखियों में तुम्हारा प्यार और मेहनत दिखाई दे रही है। कमला देवी अपनी बात पर अड़ जाती है। वो अर्जुन को इशारा करती है। आंटी जी, ये लीजिए आपकी राखियों के पूरे पैसे। मधुबाला और निहारिका पैसे अपने हाथ में लेती हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गाड़ी में बैठा अर्जुन भी पीछे मुड़कर निहारिका को एक बार देखता है। निहारिका की सादगी और उसकी मेहनत अर्जुन को मन ही मन अच्छी लगने लगती है। दोनों के बीच पहली नजर मिलती है। कितनी सादगी है इस लड़की में। वहीं निहारिका भी घर लौटते समय बार बार कमला देवी और अर्जुन के बारे में सोचती रहती है। मम्मी, वो लोग कितने अच्छे थे ना। अमीर होने के बाद भी उन्होंने हमारी कितनी मदद की। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं जताया कि उनके पास कितने पैसे हैं या कितनी पावर है। आपने उनकी गाड़ी देखी थी, कितनी बड़ी थी। हाँ बेटा, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। कुछ दिन बीत जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा होता है। एक दिन रघु शाम को काम से घर लौटता है। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट होता है। मेरी प्यारी बहन, देख
मैं तेरे लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट लेकर आया हूँ। निहारिका उत्साहित होकर पैकेट खोलती है। उसमें एक छोटा सा आर्टिफिशियल लॉकेट होता है। भैया ये तो कितना सुंदर है। पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। अगले दिन निहारिका की कुछ पड़ोस की सहेलियां रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बाजार जाने लगती हैं। वो निहारिका के घर के बाहर से गुजरती हैं। निहारिका, हम रक्षाबंधन के लिए कपड़े और सामान लेने बाजार जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं लेना। निहारिका की सहेलियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही निहारिका खिड़की के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। सहेलियां हंसते बोलते हुए बाजार की तरफ जा रही होती हैं। चारों तरफ रक्षाबंधन की इतनी तैयारी हो रही है और मैं घर पर बैठी हूँ। हमारे घर में तो त्योहार की कोई तैयारी भी नहीं है। हर कोई अपने भाई बहन के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ ला रहा है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। अमीर घरों में पकवान बनाए जाते हैं। बहनें महंगे कपड़े पहनती हैं और भाई अपनी बहनों को महंगे उपहार देते हैं। वहीं मधवाला का छोटा सा मिट्टी का घर होता है। अंदर निहारिका और रघु फटे पुराने कपड़े पहने बैठे होते हैं। एक छोटी सी थाली में निहारिका की अपने हाथ से बनाई हुई राखी, चीनी और टीका रखा होता है। निहारिका रघु के प्यार से माथे पर टीका लगाती है और फिर राखी बांध देती है। भैया, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे और तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। और तू हमेशा खुश रहना बहन। निहारिका अपने भाई को थोड़ी सी चीनी खिलाती है। ये ले बहन, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से तुझे रक्षाबंधन पर कुछ देना चाहता था। भैया, मुझे तो बस तेरी जरूरत है, इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्या निहारिका अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर अपने भाई के साथ हर रक्षाबंधन इसी तरह खुशियां मना पाएगी? अगले दिन रघु सुबह सुबह काम पर निकल जाता है। उसकी नौकरी में उसे रोज मालिक की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन वो परिवार के लिए सब कुछ सहता रहता है। अरे रघु, गाड़ी समय पर क्यों नहीं पहुंची? तुम्हें एक काम भी ठीक से नहीं करना आता? हाँ जी मालिक, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ मधवाला अपनी टोकरियां लेकर बाजार चली जाती है। निहारिका घर पर अकेली रह जाती है। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। अगर मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो शायद घर की थोड़ी मदद हो जाएगी। निहारिका तुरंत एक कॉपी निकालती है। वो कॉपी के एक पन्ने पर साफ साफ अपना नाम और फोन नंबर लिखती है और नीचे लिखती है कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। वो कई पर्चे बनाती है और फिर उन्हें लेकर घर घर जाने लगती है। नमस्ते आंटी जी, अगर आपके घर में किसी बच्चे को पढ़ने के लिए ट्यूशन की जरूरत हो तो प्लीज मुझे संपर्क कर लेना, मैं घर पर ही पढ़ा दूंगी। कुछ लोग निहारिका का पर्चा संभाल कर रख लेते हैं तो कुछ लोग उसे देखते ही किनारे फेंक देते हैं। पूरा दिन घर घर घूमने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन बीत जाता है। निहारिका सुबह से शाम तक अपने फोन को देखती रहती है। दूसरा दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन दोपहर में निहारिका बैठी होती है। उसने उम्मीद लगभग छोड़ ही दी होती है। तभी फोन की घंटी सुनते ही निहारिका की आंखों में चमक आ जाती है। शायद ट्यूशन के लिए किसी का फोन है। निहारिका जल्दी से फोन उठाती है। हेलो बेटा, हमें अपनी पोती पिंकी के लिए ट्यूशन क्लासेस चाहिए थी। क्या तुम पहली कक्षा की बच्ची को पढ़ा सकती हो? जी बिल्कुल आंटी, आपका घर कहाँ है? मैं वहीं आ जाऊंगी। बेटा, बेकरी शॉप के सामने जो बड़ा सा मेंशन है ना, वही हमारा घर है, तुम वहीं आ जाना। जी ठीक है आंटी, मैं कल ही आ जाऊंगी। फोन करने के बाद निहारिका बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो घर से निकलती है। उसके पास ऑटो का किराया देने तक के पैसे नहीं होते, इसलिए वो पैदल ही चलती है। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार निहारिका उस बड़े मेंशन के सामने पहुंचती है। ऊंचा गेट, बाहर सिक्योरिटी गार्ड और अंदर बहुत बड़ा घर देखकर निहारिका कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। इतना बड़ा घर और मुझे यहीं पढ़ाना है? निहारिका गेट पर पहुंचकर घंटी बजाती है। सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछताछ करता है। मुझे ट्यूशन के लिए बुलाया है। मैडम, बाहर एक लड़की आई है, कह रही है ट्यूशन के लिए बुलाया है। हाँ, उसे अंदर भेज दो। निहारिका अंदर आती है। इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर उसकी नजरें चारों तरफ घूमने लगती हैं। वो सोफे पर बैठ जाती है। उसकी सांस तेज चल रही होती है और माथे पर पसीना आ रहा होता है। कमला देवी उसे देखकर तुरंत पहचान जाती हैं। बेटा, तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन दुकान के बाहर मिली थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। वो मैं पैदल चलकर आई हूँ ना, इसलिए सांस फूल रही है। अगर एक गिलास पानी मिल जाएगा। कमला देवी तुरंत नौकरानी को पानी लाने के लिए कहती है। नौकरानी पानी लेकर आती है और निहारिका पानी पीती है। कमला देवी निहारिका की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। तभी ऊपर से शिल्पा अपनी छोटी बेटी पिंकी के साथ नीचे आती है। हेलो मैम, आप मेरी टीचर हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ। पिंकी खुशी से निहारिका के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन शिल्पा निहारिका को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके फटे कपड़ों को भी। मम्मी जी, आपने ये कैसी लड़की को बुला लिया? मेरी बेटी इस गरीब और गंवार लड़की से पढ़ेगी?
ये तो देखने से ही बिल्कुल जाहिल लग रही है। शिल्पा बस करो, अभी के लिए पिंकी के लिए इससे अच्छी ट्यूशन टीचर मुझे नहीं मिली। लेकिन मम्मी जी, और एक बात याद रखना, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर इंसान को नीचा दिखाने का अधिकार मिल गया। निहारिका शिल्पा की बातें सुनकर बहुत असहज महसूस करती है। वो सिर झुका लेती है। तभी अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। जैसे उसकी नजर निहारिका पर पड़ती है वो तुरंत उसे पहचान लेता है। हेलो मम्मी, ये तो। हाँ बेटा, देख कुदरत का भी क्या करिश्मा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिल्पा अभी भी निहारिका को पसंद नहीं कर रही होती। पता नहीं कैसी गंवार लड़की है, मेरी बेटी को ये कैसे पढ़ाएगी, कितनी अनहाइजीनिक है। अगर इसने मेरी बेटी को छू भी लिया ना तो मेरी बेटी गंदी हो जाएगी। बेटा तुम पिंकी की क्लास शुरू कर दो, बाकी बातें बाद में। निहारिका पिंकी को बहुत प्यार से पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पिंकी उसके साथ घुल मिल जाती है। मैम आप कितनी अच्छी हो, आप तो बिल्कुल मेरी चाची जैसी हो। अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हारी टीचर भी और दोस्त भी। पिंकी खुशी से हंसने लगती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। निहारिका रोज पैदल चलकर उस बड़े घर पर पिंकी को पढ़ाने आती है। दूसरी तरफ अर्जुन भी निहारिका को पसंद करने लगा होता है। जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो कभी कभी जानबूझकर निहारिका पढ़ाती होती तो अर्जुन दूर से उसे देखता रहता। कभी पानी पीने के बहाने रसोई के पास आ जाता, कभी पिंकी के कमरे के पास से गुजरते हुए निहारिका को देखने लगता। अर्जुन बेटा, लगता है तुझे पिंकी की टीचर को ज्यादा ही पसंद आ गई है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा ज्यादा मजाक मत उड़ाया करो। कुछ दिनों बाद एक शाम बाहर अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। निहारिका क्लास खत्म करके घर जाने लगती है। सड़क पर पानी भरने लगता है। निहारिका आप ऐसे पैदल कैसे जाएंगी? बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं अर्जुन जी, मैं चली जाऊंगी। इतनी तेज बारिश में? आइए मैं छोड़ देता हूँ। निहारिका आखिरकार अर्जुन की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रहती है। वैसे किसी दिन कॉफी पीने चले? नहीं, मेरी मम्मी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अर्जुन निहारिका को उसके घर के पास छोड़ देता है। निहारिका जैसे ही घर पहुंचती है मधुबाला उसे बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देख लेती है। बेटा तू इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आई है। मम्मी, जिनके घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ ना, वही लोग हैं जिनसे हम उस दिन दुकान के बाहर मिले थे। उन्होंने हमारी सारी राखियां खरीदी थी और हमारी मदद की थी। अरे बेटा, तो वही लोग हैं। सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। धीरे धीरे अर्जुन और निहारिका की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी वो कैफे में बैठकर बातें करते, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदलने लगता है। अब अर्जुन कई कई दिन ऑफिस जाने के बजाय घर पर रहने लगा होता है। वो निहारिका को देखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। एक दिन कमला देवी अर्जुन को रसोई की तरफ जाते हुए देख लेती हैं। पानी पीने या पिंकी की टीचर को देखने? मम्मी। बेटा मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मम्मी आप सच बोल रही हो? हाँ बेटा, और सच बताऊं तो जिस दिन मैंने उसे पहली बार दुकान के बाहर देखा था, उसी दिन मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए थे। मैं भी ऐसे ही मेहनत किया करती थी, इसीलिए बेटा मुझे निहारिका बहुत पसंद है। उसमें मुझे वही मेहनत और वही सादगी, वही आत्मसम्मान दिखाई देता है। अर्जुन की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। एक दिन निहारिका पिंकी को पढ़ाकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और अपना पर्स घर पर ही भूल जाती है। निहारिका, आपका पर्स। निहारिका को आवाज सुनाई नहीं देती। अर्जुन तुरंत गाड़ी की चाबी उठाता है और उसके पीछे निकल जाता है। रास्ते में कुछ मनचले लड़के निहारिका का रास्ता रोक लेते हैं। वो उसे परेशान करने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। निहारिका घबराकर पीछे हटती है। रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। तभी अर्जुन की गाड़ी वहां पहुंचती है। वो दूर से सब देख लेता है और तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकलता है। निहारिका से दूर हटो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उससे परेशान करने की? तू कौन होता है बीच में आने वाला? अभी बताता हूं मैं कौन हूं। अर्जुन उन लड़कों को पीछे हटाता है। लड़के भी अर्जुन से भिड़ने लगते हैं। कुछ देर तक धक्का मुक्की होती है और अर्जुन को भी चोट लग जाती है। अर्जुन जी आप हट जाइए, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अर्जुन उन लड़कों को वहां से भगा देता है। अर्जुन के होंठ पर चोट लगी होती है और थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। आपको चोट लग गई है? निहारिका तुरंत अर्जुन को गाड़ी में बिठाती है। वो अपनी चुन्नी के एक कोने से उसके होंठ पर लगा खून साफ करने लगती है। आपको मेरे लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? और मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। निहारिका, तुम मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ। अब ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता। घर पर इसलिए रुकता हूँ ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिता सकूं। निहारिका अर्जुन को देखती रहती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अर्जुन को गले लगा लेती है।
मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन भी निहारिका को खुशी से गले लगा लेता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ खामोश बैठे रहते हैं। लेकिन अर्जुन जी, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपने घर वालों को भी मना लूंगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। अच्छा, लेकिन पहले मुझे घर छोड़ दीजिए। ठीक है। अर्जुन निहारिका को उसके घर के पास छोड़ देता है, फिर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर निहारिका सब बताती है। उसके चेहरे पर खुशी भी होती है और थोड़ी झिझक भी। मम्मी, मुझे आपसे और भैया से एक जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ बेटा? मम्मी, वो जो लड़का है ना, अर्जुन, वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन बेटा, वो लोग इतने बड़े घर के हैं, हमारा और उनका तो कोई मेल ही नहीं है। हाँ, मैंने अर्जुन को यही बात समझाई थी। मैंने उसे कहा था कि हम दोनों के परिवारों में बहुत फर्क है, लेकिन वो कह रहा है कि चाहे जो हो जाए वो अपने घर वालों को मना लेगा। अगर लड़का सच में तुमसे प्यार करता है और तुझे सम्मान देगा तो हम तेरी खुशी में खुश हैं। अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। निहारिका अपनी मां को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी यही करता है। रात को सभी लोग घर में बैठे होते हैं। अर्जुन उनके सामने खड़ा हो जाता है। मम्मी, पापा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे निहारिका बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे पहले से पता था कि तू यही बात कहेगा। भैया, आपको वो 2 कौड़ी की ट्यूशन पढ़ाने वाली गरीब लड़की पसंद है। वो फटीचर लड़की हमारे परिवार के स्टैंडर्ड की है ही कहाँ। भाभी, आपकी राय किसी ने नहीं पूछी है। आप भी किसी बहुत अमीर परिवार से नहीं आई थी। आप मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी। अगर आप आज इस घर की बड़ी बहू हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नीचे दिखाना शुरू कर देंगी। अर्जुन सही कह रहा है। मुझे भी निहारिका बहुत अच्छी लगती है। सीधी सादी और समझदार लड़की है। बेटा, जिंदगी तेरी है। अगर तुझे वो लड़की पसंद है और तू उसके साथ खुश रहेगा तो हम तेरा साथ देंगे। शिल्पा बेटा, इंसान का व्यवहार सबसे बड़ी चीज होती है। निहारिका बहुत अच्छी लड़की है। शिल्पा मनी मन जलती रहती है, लेकिन बाकी सभी लोग अर्जुन की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन कमला देवी, प्रीतम जी, मुकुल और अर्जुन निहारिका के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। दोनों परिवारों की सहमति से निहारिका और अर्जुन का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद एक बड़े बैंक्वेट हॉल में निहारिका और अर्जुन की शादी बहुत धूमधाम से होती है। चारों तरफ रोशनी, फूलों की सजावट और मेहमानों की भीड़ होती है। निहारिका दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। बेटा, आज तेरे पापा होते तो तुझे दुल्हन के रूप में देखकर कितने खुश होते। शादी होने के बाद निहारिका अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है। निहारिका कुछ पल के लिए पूरे घर को देखती है। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं इस घर में कभी ट्यूशन पढ़ाने आई थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी घर की बहू बनकर आऊंगी। कल तक मैं अपनी माँ के साथ छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी और आज इतनी बड़ी हवेली मेरी नई दुनिया है। शादी के अगले दिन ही, कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ जाता है। एक सुबह कमला देवी निहारिका को अपने पास बुलाती है। बेटा, तेरी पहली रसोई और बाकी रस्में बाद में पूरी कर लेंगे। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। जी मम्मी, जैसा आपको सही लगे। चलो, आज मैं, तुम और शिल्पा तीनों शॉपिंग पर चलते हैं। तीनों एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंचती हैं। पूरा मॉल रक्षाबंधन की थीम पर सजा होता है। जगह जगह सुंदर राखियां, मिठाइयां और उपहार रखे होते हैं। निहारिका एक दुकान पर राखियों की कीमत देखती है और हैरान रह जाती है। इतनी महंगी राखी भी होती है? ये तो 1000-1200 रुपए की है। हमारे यहाँ तो 10-15 रुपए की राखी भी बहुत बड़ी चीज होती थी। कमला देवी निहारिका को एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में ले जाती है। बेटा, आज से मैं तेरा पूरा वार्डरोब सेट करूंगी। अब तू वही कपड़े पहनेगी जो तुझे पसंद हो और जो इस घर की बहू के लिए होगा। निहारिका चौंक कर देखती है। अगले दिन बड़े बड़े शेफ घर पर बुलाए जाते हैं। रसोई में देसी घी में तरह तरह की मिठाइयां बनने लगती हैं। मेहमानों के लिए अलग अलग पकवान तैयार किए जाते हैं। परिवार के लिए खास तौर पर कस्टमाइज राखियां बनकर आती हैं। मैंने तो पहली बार देखा है कि राखी के लिए भी इतनी तैयारी होती है। यहाँ तो राखियां भी इतनी खास बनती हैं। निहारिका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले निहारिका अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन वो रघु को फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाती। भैया को बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? अगर किसी ने उनके कपड़ों को देखकर कुछ कह दिया तो? शिल्पा दीदी तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती, कहीं उन्होंने भैया की बेइज्जती कर दी तो? आखिरकार निहारिका रघु को फोन करती है। हेलो बहन, कैसी है? भैया, वो इस बार आप यहाँ मत आना। यहाँ बहुत बड़ा रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। बहुत सारे अमीर लोग आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। समझ गया बहन, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा। भैया,
रो मत, तो खुश रहना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। फोन कट जाता है। निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन होता है, पूरा घर सजा होता है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की मिठाइयां और पकवान सजे होते हैं। घर के नौकर भी मेहमानों के स्वागत में लगे होते हैं। निहारिका ने कमला देवी के पसंद की सुंदर साड़ी पहन रखी होती है और वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। घर में शिल्पा के मायके वाले भी आ चुके होते हैं, लेकिन निहारिका बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। पता नहीं भैया आएंगे भी या नहीं। मैंने तो उन्हें बुलाया ही नहीं, लेकिन आज मेरी पहली राखी है इस घर में। दिल तो यही चाहता है कि भैया मेरे सामने बैठे और मैं उन्हें राखी बांधूं। निहारिका को अपने मायके के पुराने दिन याद आने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात होती है। निहारिका अपने पुराने घर में बैठी है। उसके सामने हाथ से बनाई हुई साधारण राखी रखी होती है। मम्मी, मेरी बनाई हुई राखियां कितनी साधारण लगती है ना। दूसरे लोगों की राखियां कितनी सुंदर होती हैं। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन पर मिठाई तक नहीं होती थी, बस राखी बांधकर भाई को चीनी खिला देती थी। बेटा, गरीबी में चीजें छोटी हो सकती हैं, लेकिन प्यार कभी छोटा नहीं होता। निहारिका की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। वो ये बात नहीं जानती कि दरवाजे के बाहर से अर्जुन और कमला देवी ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। उसने जिंदगी में बहुत कुछ बिना शिकायत के सहा है। इस बार उसकी पहली राखी ऐसी होनी चाहिए जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। तो फिर मम्मी, इस बार हम उसे ऐसा सरप्राइज देंगे कि उसे किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। निहारिका को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसी दिन अर्जुन चुपके से रघु से मिलने उसके घर पहुंच चुका होता है। भैया, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूं। निहारिका आपको बहुत याद कर रही है, लेकिन उसे डर है कि कहीं यहां कोई आपकी बेइज्जती ना कर दे। लेकिन उसने मुझे खुद आने से मना किया है। मैं जानता हूं, लेकिन वो आपको देखकर जितनी खुश होगी उतनी किसी चीज से नहीं होगी। आप मेरे लिए उसके भाई से ज्यादा मेरे अपने भाई जैसे हैं। कृपया शाम को जरूर आइए। अगर मेरी बहन की खुशी इसी में है तो मैं जरूर आऊंगा। अर्जुन खुश हो जाता है। कमला देवी भी उसके लिए नए कपड़े, जूते और एक सुंदर उपहार तैयार करवा देती है। पूरा दिन बीत जाता है। निहारिका दरवाजे की तरफ देखती रहती है, लेकिन रघु नहीं आता। शायद भैया सच में नहीं आएंगे। मैंने ही तो उन्हें मना किया था। शाम होते होते अचानक रघु, उसके कपड़े पुराने और थोड़े फटे हुए होते हैं, हाथ में छोटा सा झोला होता है। रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं निहारिका का भाई हूँ, उससे मिलने आया हूँ। अरे यहाँ आज फैमिली फंक्शन है, बिना जानकारी के कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी अंदर से अर्जुन की नजर गेट की तरफ जाती है। वो तुरंत बाहर आता है। अरे, इन्हें क्यों रोका है? ये सिर्फ मेरी पत्नी के भाई नहीं है, ये मेरे साले साहब है। इन्हें सम्मान से अंदर लेकर आइए। अर्जुन खुद रघु का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है। निहारिका वहीं बैठी होती है। तभी पीछे से उसकी नजर रघु पर पड़ती है। निहारिका दौड़कर अपने भाई के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। ये सब किसने किया? और नहीं तो क्या, तुम्हारा पति जो हूं मैं। मैंने भैया को जानबूझकर नहीं बुलाया था। मुझे डर था कि अगर वो यहाँ आए तो किसी को उनके कपड़े या गरीबी पसंद नहीं आएगी। मुझे डर था कि लोग उनकी बेइज्जती करेंगे। मुझे तुम्हारे भाई पर गर्व है। उन्होंने कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। तभी शिल्पा और उसके मायके वालों की नजर रघु पर पड़ती है। शिल्पा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। वाह, बहन भी ऐसी और भाई भी ऐसे। खुद तो अमीर घर की बहू बन गई और भाई को देखो अभी भी फटे कपड़ों में घूम रहा है। अरे, त्योहार के दिन भी इन लोगों ने कपड़े नहीं बदले। शायद अमीर घर की बहन से पैसे मांगने आया होगा। रघु चुपचाप सिर झुका लेता है। बस कीजिए, जिसके पास पैसा है वो अमीर हो सकता है, लेकिन जिसके पास मेहनत, आत्मसम्मान और अच्छे संस्कार हैं वो किसी से गरीब नहीं होता। शिल्पा और उसके परिवार वाले चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद निहारिका रसोई में मिठाइयां लेने जाती है। शिल्पा का भाई भी कुछ बहाना बनाकर उसके पीछे रसोई की तरफ चला जाता है। निहारिका, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी लोग बाहर बैठे हैं। अरे, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा बात तो कर सकती हो। तभी अर्जुन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को इस तरह परेशान करने की? अरे भाई, आप गलत समझ रहे हो। अर्जुन उसे बाहर लेकर आता है और उसे सभी के सामने खड़ा कर देता है। भाभी, आप मेरी पत्नी पर उंगली उठाती रहती हैं। कभी अपने परिवार को भी देख लिया कीजिए। आपका भाई मेरी पत्नी को परेशान कर रहा था। झूठ मत बोलो, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। रहने दीजिए, गलती से हो गया होगा। किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन निहारिका। बस अर्जुन जी, आज त्योहार है। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से घर का माहौल खराब हो। निहारिका की बात सुनकर अर्जुन शांत हो जाता है। आखिरकार रक्षाबंधन की मुख्य रस्म शुरू होती है। निहारिका अपने भाई रघु को सामने बिठाती है। उसके हाथ में बेहद सुंदर राखी होती है। निहारिका रघु की कलाई पर राखी बांधती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है। निहारिका ने रघु के लिए नए कपड़े, सुंदर जूते और एक अच्छा चश्मा भी खरीदा होता है। रघु अपने नए कपड़ों को देखकर भावुक हो जाता है। पीछे गाना बजता है, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। अरे बहन, ये सब तोहफे तो
मुझे तेरे लिए लाने चाहिए थे। रघु अपनी जेब से चुपचाप 100 रुपए का नोट निकालकर निहारिका के हाथ में रख देता है। बेटा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इन्हें अपनी बहन को प्यार से दो। रकम छोटी बड़ी नहीं होती, उसके पीछे छिपा प्यार बड़ा होता है। रघु भावुक होकर निहारिका को देखता है। शिल्पा भी रस्म करती है। भैया, हमेशा खुश रहना। आज घर में इतना बड़ा त्योहार देखकर एक बात याद आ रही है। पहले रक्षाबंधन बहुत सादगी से मनाया जाता था। बहनें कलावे के साधारण धागे से राखी बनाती थी और भाई की कलाई पर बांध देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। राखी का त्योहार प्यार और सम्मान का त्योहार है। भाई बहन एक दूसरे की रक्षा और साथ निभाने का वादा करते हैं। निहारिका अपने भाई की कलाई में बंधी सुंदर राखी को देखती है। फिर उसकी नजर अपने पुराने दिनों की यादों में चली जाती है। पहले मैं अपने हाथों से साधारण राखी बनाकर भैया की कलाई पर बांधती थी। रक्षाबंधन की रस्में पूरी होने के बाद पूरा परिवार एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठता है। तरह तरह के पकवान और मिठाइयां परोसी जाती हैं। रघु बार बार अपने आसपास देखकर खुश होता है। निहारिका, आज सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे साथ ऐसा रक्षाबंधन मनाऊंगा। भैया, मेरी भी ये पहली ऐसी राखी है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। रात हो जाती है। रघु वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। रघु अपने बहन को गले लगा लेता है, लेकिन शिल्पा अभी भी निहारिका को देखकर खुश नहीं होती। अगले दिन से ही शिल्पा हर छोटी सी बात पर उससे झगड़ा करती रहती है। इस गरीब बहू की वजह से आप लोग मुझे इतना नीचा दिखाने लगे हैं। बेटा, हमने निहारिका को अपना लिया है, तू भी उसे अपना ले। वो तुझसे कुछ छीनने नहीं आई है। शिल्पा की बेटी पिंकी पूरे दिन निहारिका के पीछे पीछे घूमती रहती है। चाची चाची, मुझे मिठाई चाहिए। पिंकी, ये तुम्हारी चाची नहीं लगती, ये तुम्हारी कोई नहीं है। मम्मी, तो मेरी टीचर भी है और मेरी चाची भी। निहारिका मुस्कुराती रहती है। उसे शिल्पा की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर के बाकी सभी लोग उसे दिल से अपना चुके होते हैं। कुछ दिन बाद कमला देवी निहारिका को बुलाती हैं। बेटा, आज थोड़ी शॉपिंग करके अपने लिए कुछ कपड़े ले आ। त्योहार के बाद भी तेरा वार्डरोब खाली लग रहा है। और शिल्पा, तू भी इसके साथ चली जा। मैं इस गंवार लड़की के साथ क्यों जाऊं? जब मुझे जाना होगा मैं अलग चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब तेरा मन करे चली जाना। निहारिका ड्राइवर के साथ कार में बैठकर बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में अचानक निहारिका की नजर सड़क किनारे पड़ती है। 4-5 लड़के एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़का उस युवक को जोर से मुक्का मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। निहारिका ध्यान से उसका चेहरा देखती है और हैरान रह जाती है। अरे, ये तो शिल्पा दीदी के भैया हैं। ड्राइवर जी, जल्दी से गाड़ी रोकी, हमें उनकी मदद करनी होगी। निहारिका और ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरते हैं। ड्राइवर उन लड़कों को वहां से भगा देता है। आप ठीक तो हैं? ये लोग आपको क्यों मार रहे थे? मैंने कुछ लोगों के साथ शर्त लगाई थी। मैं पैसे हार गया था और उनके पैसे नहीं दे पाया। इसी वजह से उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। आपको तो बहुत चोट लगी है, खून भी निकल रहा है। चलिए पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। निहारिका उसे अस्पताल ले जाती है। उसके बाद निहारिका उसे अपने साथ लेकर घर आती है। तब तक शिल्पा भी शॉपिंग से वापस आ चुकी होती है। जैसे ही वो अपने भाई को निहारिका के साथ देखती है, वो गुस्से में आ जाती है। निहारिका, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? मुझे सब समझ आ रहा है। लगता है अब तुम मेरे भाई पर भी लाइन मारने लगी हो। दीदी, आप गलत हो गई है क्या? उन्होंने मेरी जान बचाई है। और उस दिन अर्जुन भैया ने जो कहा था कि मैंने निहारिका को परेशान किया था, वो सच था। मैंने ही इन पर गलत नजर डाली थी, गलती मेरी थी। शिल्पा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो अपने भाई को जोर से थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा काम करने की? तेरी वजह से पूरे परिवार की इज्जत खराब हो गई। फिर शिल्पा निहारिका की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। निहारिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर वक्त गरीब कहकर नीचा दिखाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे भाई की जान बचाई। और उस दिन मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी, उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। शिल्पा भावुक होकर निहारिका को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। आपके लिए एक अमीर परिवार की बड़ी बहू के रूप में मुझे स्वीकार करना मुश्किल था, और मेरे लिए गरीब घर से आकर इतने अमीर परिवार में खुद को ढालना। लेकिन अब शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ सकती हैं। हाँ निहारिका, आज से तू सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं, मेरी छोटी बहन भी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। पीछे खड़ी कमला देवी मुस्कुराती हैं। पिंकी दौड़कर निहारिका से लिपट जाती है और पूरा परिवार खुशी से उन्हें देखता है। आखिर रक्षाबंधन का त्योहार किससे खास बनता है? महंगी राखियां, महंगे कपड़ों और बड़े बड़े गिफ्ट से, या फिर भाई बहन के सच्चे प्यार, सम्मान और अपनेपन से?